साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बजट 2021-22 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया संसद में। तो इस बजट के जो प्रमुख तथ्य हैं या जो प्रमुख हाइलाइट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में वित्त मंत्री अर्थात 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया, जो देश का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट था। तो यह बात याद रखिएगा, यह देश का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट था। और इस बजट के 6 प्रमुख स्तंभ अर्थात 6 पिलर, ये जो पूरा बजट है वो 6 पिलर पर आधारित है। अब ये 6 पिलर कौन से हैं? ये 6 पिलर के नाम याद रखिएगा। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है वास्तविक और वित्तीय पूंजी तथा बुनियादी ढांचा, तीसरा है आकांक्षी भारत अर्थात एस्पिरेशनल इंडिया के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान तथा विकास इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो इसका पहला पिलर है स्वास्थ्य और कल्याण, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बजट और उससे जो संबंधित संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि आप संविधान देखेंगे तो वहाँ पर कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट की जगह पे क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण या इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है, ना कि बजट लिखा गया है। यह जो होता है, यह एक वित्तीय वर्ष में जो बजट होता है वो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और जो व्यय है उसका विवरण होता है, जो कि चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर के ये जो वित्तीय वर्ष चलता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च तक को समाप्त होता है। मतलब 2021-22 का जो बजट है ये आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, 1 अप्रैल 2021 से यह लागू होगा और आपका 31 मार्च 2022 तक ये चलेगा। जो बजट पेश किया जाता है, किसी भी वर्ष जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान क्या है, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन क्या बताए गए हैं, व्यय अनुमान कितना है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसका असेसमेंट कितना है, इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण और आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव तथा नई योजना परियोजनाओं की शुरुआत के बारे में। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी वर्ष का जब बजट आता है, जैसे 2021-22 का बजट आया है, तो इसमें 3 वर्षों के बारे में इसमें बातें कही जाती हैं। जैसे एक तो 2021-22 के लिए बात कही जाएगी, जो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक चलेगा, तो इसके बारे में चीज़ें रहेंगी। और जो पिछला वाला था, मतलब 2020-21 वाला जो था, ठीक है, उसके बारे में चूँकि जो 2021-22 रहेगा इसके बारे में अनुमान व्यक्त किया जाता है, और जो पिछले वर्ष का होता है उसके बारे में जो एक्चुअल डेटा होता है वो आ चुका होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। और अगले वर्ष मतलब 21-22 के बाद जो अगला वर्ष आएगा उसके बारे में भी इस बजट में चर्चा होती है। इस प्रकार से किसी भी बजट में 3 वर्षों की चर्चा की जाती है। आगे चलते हैं। और जो बजट होता है संसद में 6 चरणों से गुजरता है। कई बार परीक्षा में आपको ये 6 चरणों का क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है कि इनमें इसको क्रम से लगाइए, सबसे पहला कौन सा चरण आता है, उसके बाद का कौन सा चरण आता है। तो संसद में बजट जो है 6 चरणों में से गुजरता है। कैसे? सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, ठीक है, और याद रखिएगा कि जो बजट है इसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वित्त से संबंधित धन जो विधेयक होते हैं उससे संबंधित राज्यसभा के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो सीमित हैं। तो बजट की प्रस्तुति होती है पहले, फिर इस पर आम चर्चा होती है, फिर तीसरा चरण क्या है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, चौथा चरण अनुदान मांगों पर मतदान होती है, 5वें चरण में विनियोग विधेयक पारित कराया जाता है और छठा वित्त विधेयक पारित कराया जाता है। जब यहाँ से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक मामलों के विभाग होते हैं, चूंकि जो वित्त मंत्रालय इसमें आप देखेंगे कुल 5 विभाग होते हैं, इसमें से जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है यही बजट को तैयार करने का कार्य करता है, ठीक है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बजट को कौन सा विभाग तैयार करता है, वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग तैयार करता है। तो याद रखिएगा आर्थिक मामलों के जो विभाग होता है इसी के द्वारा बजट को तैयार किया जाता है। और यदि कहा जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था, तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है। वर्ष 1947 में इसको प्रस्तुत किया गया था।
तो अब हम लोग सबसे पहले स्वास्थ्य और कल्याण वाला जो फर्स्ट पिलर है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य और कल्याण परिव्यय में जो इस पे एक्सपेंडिचर है वो वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में 137% की वृद्धि की गई, मतलब काफ़ी अधिक वृद्धि की गई। तो याद रखिए कितने परसेंट वृद्धि की गई, 137%। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, जैसा कि हम लोग 2020 में कोरोना महामारी से जूझना प्रारंभ किया और अभी भी जूझ रहे हैं, तो चूंकि इसने कहीं ना कहीं हमारे जो स्वास्थ्य जो ढांचा है, जो अवसंरचना है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, वो हमारी कमियों को उसने दर्शाया है। तो उसी में सुधार करने के लिए यह जो बजट है स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक आवंटित किया गया है। और स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में जो कुछ सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो क्या है, तो सबसे पहला जो चरण है वो टीके से संबंधित है, वैक्सीनेशन से संबंधित है। तो वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत न्यूमोकोकल वैक्सीन जो बनाई गई है, जो बच्चों में जो निमोनिया हो जाती है उससे संबंधित जो यह वैक्सीन है, इसको वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में वितरित की जाएगी और इससे प्रत्येक वर्ष 50,000 बच्चों को जो निमोनिया से जो मौत होती है उससे बचाया जा सकेगा। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में देखें, इसमें क्या चेंजिंग होगी। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना नहीं, स्वास्थ्य भारत योजना प्रारंभ करने की बात कही गई इस बजट में। तो ये योजना का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो वर्तमान सरकार इसके द्वारा योजनाएं बहुत ज़्यादा प्रारंभ की जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अतिरिक्त एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत की जाएगी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तो है ही है, उसके अलावा यह एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, तो इसमें अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए के आवंटन वाली केंद्र के द्वारा यह प्रायोजित एक नई योजना है। ये अगले 6 वर्षों के लिए है। इसमें जो प्रमुख बिंदु ये है कि इस योजना के तहत 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा इसके तहत कुछ चीज़ों की स्थापना होगी, जैसे कि सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब और 11 राज्यों के 3,382 ब्लॉकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी और 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर रोग निदान अस्पताल ब्लॉक बनाए जाएंगे और 15 स्वास्थ्य इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्र और 4 मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा और 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशालाएं और 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, मतलब जो वायरस संबंधित होता है, इसकी स्थापना की बात कही गई है। अब पोषण संबंधित बात करें न्यूट्रिशन से, तो 112 आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाना है। जो 112 जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें। और अब जल क्षेत्र में क्या है इसमें, तो व्यापक जल आपूर्ति कवरेज के तहत जल जीवन मिशन, इसमें जो शहरी घटक है इसके तहत इसमें नल कनेक्शन के माध्यम से 2.86 करोड़ घरों में सुरक्षित पानी की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्र की बात की गई है ये। इसके अलावा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसके तहत शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय आवंटन किया गया है। और वायु पोल्यूशन के संबंध में, तो वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों को 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो पुराने व्हीकल्स होते हैं उनको कबाड़ में कन्वर्ट करना, तो पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू कराया जाएगा। अब जो अगला पिलर है उसके बारे में देखें, तो जो अवसंरचना से संबंधित जो पिलर है उसके बारे में देखें, इससे संबंधित क्या चीज़ें बताई गई हैं इस बजट में। तो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLI आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी कंपनियों की स्थापना और उन्हें समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLI के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए जारी किए जाने की प्रतिबद्धता
जाहिर की गई है इस बजट में। तो यह कितने अगले 5 वर्षों के लिए है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्या होगा, तो कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इसको शॉर्ट में मित्रा कह सकते हैं, मित्रा योजना की घोषणा की गई। तो शॉर्ट में पूछ सकता है कि मित्रा योजना किससे संबंधित, तो याद रखिएगा यह टेक्सटाइल उद्योग अर्थात कपड़ा उद्योग से संबंधित है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो इसके तहत में जो वस्त्र उद्योग हो उसके लिए कुछ टारगेट फिक्स किए गए, क्या कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता उसमें लाना, इसके अलावा बड़े निवेशों के लिए जो कपड़ा उद्योग उसको आकर्षक बनाना और रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्धन करना, मतलब हमारे जो हम एक्सपोर्ट करें उसमें वृद्धि करना, एक्सपोर्ट में वृद्धि करना। इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो हैं कि निर्यात के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय मूलभूत ढांचे को तैयार किया जाएगा और अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित किया जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP का विस्तार करते हुए इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यह जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसके लिए वित्त पोषण बढ़ाने हेतु 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन से में, पहला संस्थागत ढांचे के निर्माण में, संस्थागत ढांचे का निर्माण में, तो इसमें विकास वित्तीय संस्थान DFI की स्थापना होगी और उसका पूंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा अस्थियों के मुद्रीकरण पर विशेष जोर, अस्थियां मतलब एसेट, जो एसेट होते हैं उनके मुद्रीकरण पर विशेष जोर और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी करना। इससे क्या है कि इसमें जो आपका राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है, इसमें वित्त पोषण बढ़ाने के लिए ये 3 जो क्षेत्र हैं इसमें विशेष प्रयास किए जाएंगे। सड़कें और राजमार्ग अवसंरचना के बारे में बात करें तो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,000 करोड़ रुपए, 81,101 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है तथा नए आर्थिक गलियारों और एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही 4 लेन और 6 लेन के सभी नए राजमार्गों में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी, 4 लेन और 6 लेन के सभी नए राजमार्गों में। इसके अलावा रेल अवसंरचना की बात करें तो राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के तहत, इसके तहत क्या है कि वर्ष 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली की स्थापना की जानी है। दिसंबर 2023 तक, तो यह सन याद रखिएगा, मतलब टाइमलाइन याद रखिएगा, दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों पर जो रूट है उन पर 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना है। कब तक, दिसंबर 2023 तक। इसके अलावा पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर और पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर को जून 2022 तक चालू करना। इसके अलावा रेलवे में यात्रियों की सुगमता और सुरक्षा के लिए कुछ और उपाय किए गए हैं, जैसे कि यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए पर्यटक रूटों पर, जो टूरिस्ट रूट है वहां पर सौंदर्य परक रूप से डिजाइन किए गए विस्टा डोम LHV कोच का संचालन आरंभ होगा। तो ये विस्टा डोम LHV, इसमें क्या होगा कि जैसे जो छत होती है ट्रेन की उसमें शीशे लगे होंगे, इस प्रकार से होगा कि मतलब जो वो टूरिस्ट रूट होगा उस पर आप अगल बगल कुछ जो सौंदर्य है उसको आप आराम से देख सकें, जिससे कि वहाँ पे जो कह सकते हैं पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके अलावा भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले रेलवे रूट पर स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली की स्थापना, जो कि मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेनों के टकराने जैसी दुर्घटनाओं को समाप्त करेगी। शहरी अवसंरचना की बात करें तो शहरी अवसंरचना जो कह सकते हैं शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इसके बारे में क्या है कि मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार और सिटी बस सेवा का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही समान अनुभव के साथ बहुत कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली प्रदान करने हेतु मेट्रोलाइट और मेट्रोनिया प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। और विद्युत अवसंरचना के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22 को लॉन्च करने का प्रस्ताव है। तो याद रखिएगा कौन सी योजना है, कौन सा मिशन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22। इसके तहत आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के व्यय से एक परिष्कृत और सुधार आधारित तथा परिणाम संबंध विद्युत वितरण योजना शुरू की जाएगी। पत्तन जो पोर्ट होते हैं, नौवहन और जलमार्ग के बारे में क्या है, तो प्रमुख बंदरगाहों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में
2000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए क्या है, तो उज्ज्वला योजना जो है, जिसमें गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, गैस कनेक्शन जो है, तो उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें 1 करोड़ नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही ये आंकड़ा याद रखिए, कितने को शामिल किया जाएगा, 1 करोड़ को। साथ ही जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की जाएगी और बगैर किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्लेयर पे। तो यहाँ पर जो भौतिक और वित्तीय पूंजी संबंधित जो प्रमुख हाईलाइट्स हैं बजट के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वित्तीय पूंजी की बात करें तो एक युक्ति संगत एकल प्रतिभूति बाजार कोड, या इंग्लिश में कहें तो सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड विकसित किया जाएगा और सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक इन्वेस्टर चार्टर लागू किया जाएगा तथा बॉन्ड बाजार के विकास में मदद के लिए एक नया स्थायी संस्था का ढांचा विकसित किया जाएगा तथा सोने के विनिमय, जो सोने का गोल्ड का एक्सचेंज है, इसको रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस उद्देश्य के लिए सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक विनियामक के रूप में असूचित किया जाएगा। मतलब जो गोल्ड का एक्सचेंज है, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन होगी, तो सेबी होगी। तथा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए जो बात कही गई उसमें क्या है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी अर्थात जो बैड बैंक हैं, इनका गठन किया जाएगा। और बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया गया। कितना बढ़ाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। बीमा कंपनियों में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% 74% करना और विदेशी स्वामित्व तथा नियंत्रण संबंधी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीमा क्षेत्र में जो FDI है उसकी सीमा कितनी कर दी गई है, 49% से बढ़ाकर 74%। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जमा बीमा के बारे में क्या है, तो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम कानून, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 में संशोधन करके जमाकर्ताओं को उनके डिपॉजिट तक आसान और समयबद्ध पहुंच दिलाने में मदद करता है तथा बैंक जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब यदि कह सकते हैं बैंक दिवालिया होता तो उनको जितना भी आप पैसा जमा करते हैं उससे आपको 1 लाख रुपए तक आपको भुगतान किया जाता है। ठीक है, मतलब बीमा रहती है। अब क्या है, अब उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। सरफेसी अधिनियम या सरफेसी एक्ट 2002 के तहत ऋण वसूली के लिए जो न्यूनतम ऋण सीमा जो 50 लाख रुपए थी, उसको घटा करके 20 लाख रुपए किया जाएगा। ठीक है, अभी तक 50 लाख रुपए है न्यूनतम। यदि जो ऋण बकाया राशि है वो 50 लाख या उससे ऊपर है, तभी इस कानून के तहत जो है कार्रवाई होती थी। अब उसको 50 लाख से घटा करके 20 लाख रुपए करने की बात कही गई है इसमें। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि कोई एक्ट कब आया था, तो सरफेसी एक्ट कब का है, 2002 का है। तो इसके अलावा कंपनी और फर्मों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सीमित देयता भागीदारी कानून या लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 को अपराध मुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, तो यह एक्ट 2008 का है, तो इसको अपराध मुक्त बनाया जाएगा। साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा, जिससे इनकी आवश्यक जो अनुपालन शर्तें हैं वो आसान हो जाएंगी। साथ ही एक व्यक्ति कंपनियां, मतलब जो कंपनी केवल एक व्यक्ति से मिलकर बनी हो, तो 1 पर्सन कंपनीज के समावेश को प्रोत्साहित करके स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे देखें तो कुछ माध्यम से मामलों का, केसेस का तेजी से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कैसे, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल के ढांचे को मजबूत किया जाएगा। जो भी ये आपके कह सकते हैं व्यापार या उद्योग संबंधित जो आपके विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए ई कोर्ट प्रणाली को लागू किया जाएगा। ऋण समाधान के वैकल्पिक तरीकों को शुरू करना तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए विशेष ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के बारे में क्या कहा गया है इसमें, तो रणनीतिक विनिवेश के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी गई है तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSC को छोड़कर 4 रणनीतिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को छोड़ करके 4 रणनीतिक क्षेत्रों का निजीकरण
किया जाएगा तथा IDBI, कौन सा बैंक है, IDBI बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा तथा बेकार पड़ी जमीन के मौद्रीकरण के लिए कंपनी के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा। साथ ही बीमार और नुकसान में चल रहे CPSC जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है उन पर को समय पर बंद करने के लिए संशोधित कार्यविधि की शुरुआत होगी तथा सरकारी वित्तीय सुधारों की कुछ जो बात की गई वो क्या है, तो वैश्विक आवेदन के लिए स्वायत्तशासी निकायों हेतु ट्रेजरी सिंगल अकाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सरकारी वित्तीय सुधार होगा। और सहकारिता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सहज बनाने हेतु अलग प्रशासनिक ढांचे का निर्माण की बात कही गई है तथा अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस तथा सरकार की राजकोषीय स्थिति के बारे में, फिस्कल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग का पहले ही प्रस्ताव किया जा चुका है। तो ये जो एक आयोग गठित किया जाएगा, राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग, इसके तहत 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय मतलब स्वास्थ्य सेक्टर से संबंधित जो 56 व्यवसाय हैं उनकी पारदर्शिता, दक्षता और नियंत्रण सुनिश्चित इस आयोग के माध्यम से किया जा सकेगा। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल को नर्सिंग पेशे हेतु प्रस्तुत किया गया है। साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के बीच विवादों के त्वरित समाधान हेतु जनादेश के साथ एक प्रस्तावित सुलह तंत्र स्थापित किया जाएगा। मतलब एक सुलह तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसको क्या जनादेश दिया जाएगा कि वह जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है उनके बीच जो विवाद है उनका त्वरित समाधान करे। इसके अलावा भारतीय इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना हेतु जो कि आपका 2021 में होना है, ठीक है, उसके लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा गोवा राज्य की स्वतंत्रता की हीरक जयंती समारोह मनाने हेतु गोवा सरकार को पुर्तगाल से 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके साथ ही असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागान कामगारों, विशेष रूप से महिला और उनके बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। कहाँ के चाय बागान कामगारों के लिए, तो असम और पश्चिम बंगाल के। राजकोषीय स्थिति की बात करें, जो राजकोषीय कंडीशन है वो कैसी है, जो फिस्कल कंडीशन है 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट सकल घरेलू उत्पादन GDP का 6.8% अनुमानित है। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि जो राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट है वो GDP का 6.8% अनुमानित है 2021-22 के बजट में, मतलब 2021-22 के लिए, जबकि जो कि वर्ष 2020-21 के वास्तविक अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% हो गया है। यदि आप 2020-21 का देखें तो सकल घरेलू उत्पाद का कितना था राजकोषीय घाटा, 9.5%, तथा वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% तक करने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण फिस्कल कंसोलिडेशन हेतु कुछ योजनाएं रखी गई हैं। क्या योजनाएं हैं कि लक्षित राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के जो लक्ष्य कितना रखा गया, 4.5% 2025-26 तक प्राप्त करना है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव। यहाँ ध्यान रखिएगा जो FRBM एक्ट है कब का है, तो FRBM एक्ट 2003 का है। कई बार प्रश्न से पूछा गया है कि 2001, 2002, 2000, 2003, तो 2003 का है ये। इसके अलावा वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता जो निधि होती है, ठीक है, तो उस आकस्मिकता निधि कंसोलिडेटेड फंड में को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आकस्मिकता निधि को बढ़ाकर कितना किया गया, 500 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए किया गया है, मतलब 6 गुना बढ़ाया गया है। आगे देखें, अब जो 15वें वित्त आयोग की कुछ सिफारिशें भी आई हैं जिनको सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। तो वर्ष 2021 से 26 के लिए 5 वर्ष के लिए ना, वर्ष 2021 से 26 के लिए अंतिम रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी गई है तथा राज्यों के शेयर को 41% पर रखा गया है। तो यहाँ ध्यान रखिए कितने परसेंट देना है राज्यों को, 41%।
तथा केंद्र से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को धन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को राजस्व हानि अनुदान के रूप में 74,340 करोड़ रुपए की अपेक्षा वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले वर्ष 14 राज्यों को दिया गया था, इस बार 17 राज्यों को। अब जो टैक्स प्रपोजल है, जो कर प्रस्ताव है, वो क्या है? तो यदि भविष्य निधि जो पीएफ होता है, इसका योगदान 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो ब्याज पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट नहीं है, परंतु यहाँ शर्त क्या है? हालांकि यह छूट केवल पेंशन और ब्याज से प्राप्त आय पर दी जाएगी। इसके अलावा आयकर निपटान आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आयकर निपटान जो आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया है। साथ ही रिटर्न दाखिल न करने वाले लोगों को अधिक टीडीएस देना होगा। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है वहीं पे ही आपका, उससे जितना भी टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है वो टैक्स वहीं पर डिडक्ट कर दिया जाता है। तो जो लोग रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे उनसे अधिक टीडीएस लिया जाएगा, उनको देना होगा। इसके अलावा विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय में कटौती की गई। जो विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की जो समय दिया जाता था उस समय अवधि को अब कम किया जाएगा। इसके अलावा कई उत्पादों पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर अधिरोपित किया जाएगा। मतलब कई उत्पादों पर कृषि से संबंधित या कह सकते हैं कृषि सेस लगाया जाएगा। इसके साथ ही करदाताओं के लिए 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय हेतु विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब इसमें जो आकांक्षी भारत एवं मानव पूंजी के पुनः शक्तिवर्धन हेतु के संबंध में जो विषय है, शक्तिवर्धन समावेशी विकास नामक जो विषय है, इसके बारे में जो बजट में बात की गई उसको देख लेते हैं। तो आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास के लिए क्या कहा गया? तो इसमें सबसे पहले कृषि की बात करें तो सभी जीन्स होते हैं फसल के, तो सभी जीन्सों के लिए उनकी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सुनिश्चित करना। साथ ही स्वामित्व योजना का प्रसार सभी राज्यों के शासित प्रदेशों तक किया जाएगा और ऑपरेशन ग्रीन योजना जल्दी खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित होगी ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल सके या बढ़ावा मिले। तो ग्रीन योजना लाई गई थी कि ऐसे फल या सब्जियां जो जल्दी खराब हो सकते हैं उनके लिए। तो अब उसमें 20 उत्पादों को शामिल किया गया, मतलब 20 उत्पादों तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1000 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा। साथ ही एपीएमसी की बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा निधियों तक पहुंच स्थापित करना। मत्स्य के क्षेत्र में क्या कही गई है बात? तो मछली पकड़ने के दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 जो प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन कौन से? कोच्चि आपका केरल में है, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा और पेतवा घाट। पेतवा घाट याद रखिएगा, नया नाम आपको लग रहा होगा, पेतवा घाट पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, मिदनापुर जो है पश्चिम बंगाल में, वहां के समीप स्थित है। तो पेतवा घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो किन 5 प्रमुख बंदरगाहों की बात की गई है? कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेतवा घाट। सी बीड कह सकते हैं कि जो समुद्र के नीचे जो खनिज मिलते हैं उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सी बीड पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो कहां पे याद रखिएगा, कहां पर बहुउद्देशीय सी बीड पार्क स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। प्रवासी कामगार और मजदूरों के बारे में बात करें तो देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने हेतु वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ जो है सबसे अधिक वो प्रवासी कामगारों ने उठाया है। विशेष रूप से गैर संगठित मजदूरों प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को तैयार करने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पोर्टल बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। कौन कौन सी 4 श्रम संहिताएं? पहला, गिग या प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ। दूसरा, सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके साथ ही महिला कामगारों को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाजत होगी जिसमें वह रात्रिपाली में भी काम कर सकेंगे और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा जिससे वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकें। इसके अलावा वित्तीय समावेशन की बात करें
तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, तो याद रखिएगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई है। तो इसमें जो है मार्जिन मनी को घटाकर 15% कर किया गया है तथा इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को शामिल किया जाएगा इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में। अब मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन के बारे में बात कर लें, तो इसमें मानव पूंजी के रूप में आपकी जो एजुकेशन होती है वो होती है। तो सबसे पहले विद्यालय शिक्षा की बात करें तो 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। इससे वे अपने अपने क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आएंगे, जिससे अन्य विद्यालयों के विकास में भी सहायता मिलेगी। या कुछ उसी प्रकार से बताने का प्रयास जैसे कि आदर्श ग्राम योजना था कि एक गांव को जो है डेवलप किया जाएगा तो बाकी के जो अगल बगल गाँव होंगे उसको देख करके खुद को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, निजी विद्यालयों, राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। किसके साथ भागीदारी में? गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, निजी विद्यालयों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन, तो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन को लेकर इस वर्ष विधान पेश किया जाएगा तथा यह जो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं यूजीसी का स्थान लेगी। यह एक अम्ब्रेला निकाय होगा जिसमें मापदंड निर्धारण, प्रत्यायन, एक्रेडिटेशन जिसे कहते हैं, विनियमन और वित्त पोषण के लिए 4 अलग अलग घटक होंगे। सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में अम्ब्रेला संरचनाओं की स्थापना की जाएगी जिससे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके अलावा लद्दाख में उच्च शिक्षा के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो पूछा जाए कि बजट में कहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, तो लद्दाख में, लद्दाख के लेह जिला में। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के बारे में बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है तथा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गई है। कौशल विकास की बात करें तो युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने हेतु अप्रेंटिसशिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव दिया गया है तथा इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए शिक्षा उपरांत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु मौजूदा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप परीक्षण या प्रशिक्षण योजना जो है NATS के पुनर्निर्माण के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित है। कितने? 3,000 करोड़ रुपए। तथा कौशल को लेकर के, स्किल को लेकर के अन्य देशों के साथ साझेदारी को उसी तरह बढ़ाया जाएगा जैसे कि कुछ देशों के साथ साझेदारी की गई। किन देशों के साथ की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौशल योग्यता, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और प्रमाणित श्रमिकों के बेंचमार्क को लेकर साझेदारी के संबंध में तथा इसके अलावा जापान के साथ कौशल, तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण के लिए सहयोगपूर्ण अंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम TITP के संबंध में। आगे बात कर लेते हैं नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास के संदर्भ में। तो इसमें क्या है? प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM की शुरुआत की जाएगी, मतलब शुरुआत की बात इसमें है। तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा PSLV CS51 को लॉन्च किया जाएगा जो अपने साथ ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह और कुछ भारतीय उपग्रहों को ले जाएगा। तथा गगनयान मिशन की यदि बात करें तो इसके तहत जो गतिविधियां हो रही हैं वो उसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा, जबकि मानव को 2022 में भेजा जाना है, ठीक है, 2021 में होगा। तथा गहरे महासागर मिशन सर्वेक्षण, अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। तो यह कुछ प्रमुख हाइलाइट्स थे या कुछ प्रमुख फैक्ट थे जो बजट 2021-22 में थे, जिसको आपको जानना महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।